वन है और समष्टि के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। समष्टि मैंने बताया था आपको बहुत बड़े लेवल पे इस पे चर्चा की जाती है, व्यष्टि पे छोटे लेवल पे की जाती थी, लेकिन ये समष्टि है, इस पे बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। और अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मेरा नाम है कुमार सिकेन। दोस्तों तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वस्तु है, इस वाले चैप्टर में हम वस्तुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो ऐसे ऐसे इस टॉपिक के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे ऊपर हमारा है वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो किस किस वे में किया गया है, कैसे कैसे है, और हमने उसके बारे में डीप में इस वीडियो में पढ़ना है। और जो एंड में है, एंड में हम इसकी कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं, कंजप्शन गुड्स, और उपभोक्ता वस्तुएं, ये किस प्रकार से सेम है अभी नेक्स्ट पेज में हम चर्चा करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं दूसरा हो गया, तीसरा हो गया अंतिम वस्तुएं, और चौथा हो गया अपना मध्यवर्ती वस्तुएं। तो दोस्तों इस वाले जो वीडियो में हम उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, मतलब कि दो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं लगभग सेम है, और पूंजीगत वस्तुएं दो पे करेंगे, जिसमें से उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं में अपना ये आता है। उपभोक्ता वस्तुओं में है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुओं का मतलब ड्यूरेबल गुड्स, जो कि बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, इसका मतलब होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो इससे थोड़ा कम चलती है। उसके बाद है गैर टिकाऊ वस्तुएं, जो कि बहुत ज्यादा ही कम चलती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेवाएं, सर्विसेज, किस प्रकार हम सर्विस देते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम डीपली आगे हम हैंड रिटन से कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है फ्रंट, जो सबसे जो बेसिक है हमारा, वो है हमारा ये वाला उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं का मतलब होता है दोस्तों वह वस्तुएं जो उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहे हो। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कंज्यूमर, हम लोग, ठीक है। तो ये वस्तुएं हो गए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी, या इसका दूसरा नाम उपभोग वस्तु। उपभोग वस्तु यानी वो वस्तुएं जो इस्तेमाल हो रही है, उपभोग किया जा रहा है उसका, तो वस्तुएं हो गई। तो लगभग ये दोनों सेम हो गई। अब बात ये होती है कि उपभोक्ता वस्तु आखिरकार होता क्या है। तो आपको इस डायग्राम से देखना है उपभोक्ता वस्तुएं, ये देखो ये मानव है, ठीक है। ये हमें मान के चलना है कि ये मानव की आवश्यकताएं हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं कैसी वस्तु होती है जो इसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इनको क्या करती है, संतुष्ट करती है। मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से जो संतुष्ट करे, मान के चलो आपको आवश्यकता है मिल्क की, ठीक है, और मिल्क आपको मिल जाए, और आपको मिल्क चाहिए था और मिल्क मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आवश्यकताओं को उसने प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर दिया, यानी डायरेक्ट, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसने क्या किया, आपकी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर दिया। यही होता है उपभोक्ता वस्तु। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या है कि जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम के सेम रखना है। आप डेफिनेशन में ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने के बाद, जैसे कि टी.आर. जैन, पर्सनल नोट्स मेरे, और भी सपोर्टिंग मटेरियल, मैंने 4-5 बुक्स पढ़ने के बाद इस जो डेफिनेशन को बनाया गया है, इस डेफिनेशन को और ज्यादा हम इजी नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तु, मैंने आपको बता दिया, जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हो, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, और वो भी मानवीय आवश्यकताओं को, ठीक है दोस्तों। एक और बात यह होती है कि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती है ना, ये सिर्फ अगर प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने संतुष्ट कर दिया उसको, मानवीय आवश्यकताओं को, तो इसका मतलब क्या है कि इस वस्तुओं का जो काम होगा वो क्या होगा, दूसरे वस्तुओं का निर्माण करना नहीं होगा, दूसरे वस्तुएं से उत्पादन नहीं होगी। तो इसका जो दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या बनता है, इसका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। यानी मान के चलो कोई दूसरी वस्तु पैदा करनी हो, कोई दूसरी वस्तु का निर्माण करना हो, तो इस वस्तु से नहीं होगा। इस वस्तु से क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुओं से क्या होता है, सिर्फ मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है केवल। अब हमारे सामने इसके जो पार्ट्स है, टिकाऊ भोग वस्तु। टिकाऊ भोग वस्तुओं का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा टिकती हो, ठीक है, कई वर्षों तक हम मान सकते हैं, कई वर्षों तक जो टिकती है वो होती है टिकाऊ भोग वस्तु। जैसे कि आपने देखा है टीवी हम एक बार ले लेते तो कई वर्षों तक हमारे साथ रहती है, रेडियो भी हमारे साथ कई वर्षों तक रहती थी, कार, वॉशिंग मशीन, यानी इसको खरीदने के बाद, इन वस्तुओं खरीदने के बाद क्या होता है कि हमारे पास ये कई सालों तक रहती है। तो सेम हमें इसका डेफिनेशन देखना है। टिकाऊ वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको आ गया होगा समझ में टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, जो बहुत दिनों तक टिकाऊ रहे और उसका
कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल से साफ पता चल गया होगा। तो आइए हमारा देखते हैं दूसरा वाला, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का क्या मतलब होता है? अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का मतलब होता है सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, यानी उससे थोड़ा कम। वो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं थी, तो ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो इसका मतलब उससे थोड़ा कम। तो हम इसको क्या देखते हैं? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष या उससे अधिक। उदाहरण से आपको साफ पता चल जाएगा। हम कपड़े लेते हैं तो 1 वर्ष से थोड़ा ज्यादा चल जाता है, 2 वर्ष चल जाता है, 2.5 वर्ष चल जाता है, या कोई कोई तो 6 महीने में रिटायर कर देते हैं। तो लेकिन बात क्या है कि 1 वर्ष से ज्यादा चलती है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं टिकाऊ वस्तुओं से कम चलती है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तु। जैसे कपड़े हो गए, अपने फर्नीचर हो गए, बेड वगैरह, ठीक है। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है? जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे कुछ और ज्यादा समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हमारे सामने है गैर टिकाऊ अथवा एकल उपभोग वस्तुएं। दोस्तों नाम से पता चल रहा है गैर टिकाऊ है, यानी बहुत कम टिकती है, बिल्कुल नहीं टिकती, ना के बराबर टिकती है, ठीक है। उसके बाद एकल उपभोग। एकल उपभोग का मतलब क्या हो गया? एक ही बार यूज कर सकते हैं, ज्यादातर ऐसी वस्तुएं होती है। यहाँ पे देखते हैं नॉन ड्यूरेबल, बिल्कुल नहीं टिकती, और सिंगल यूज है, एक बार, कंजप्शन गुड्स, ठीक है। तो अब इसका आपको उदाहरण से बिल्कुल साफ पता चल गया होगा। इसका है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन वही इंजेक्शन जो हमें बीमारी के टाइम लगती है, तो जब एक ही बार यूज होता है उसके बाद क्या होता है? ये खराब हो जाता है, इसको दोबारा भी किसी और पे यूज नहीं कर सकते। तो नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स क्या हो गया दोस्तों? ऐसी वस्तु जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें सर्विसेज की, सेवाएं की, तो ये क्या होती है? ये भी दोस्तों इसी के अंदर आता है, उपभोक्ता वस्तुओं के अंदर। अगर हम बात करें सेवाएं की, तो सेवाएं दोस्तों देखा होगा सेवाएं किस प्रकार की होती है? डॉक्टर आपका इलाज करता है, यानी वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। वकील आपके साथ रहता है और आपकी मदद करता है, वो आपको सेवा प्रदान करता है। घरेलू नौकर जो सर्वेंट होते हैं आपके, वो आपको सेवा प्रदान करते हैं। तो सेम इसी तरीके से सर्विसेज तो अगर हम इसकी उसकी बात कर दें कि जो सेवाएं क्या होती है, तो सेवाएं वह गैर भौतिक वस्तुएं होती है जो क्या करती है? सेम मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। ये क्या होता है? ये भी मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट। लेकिन ये गैर भौतिक वस्तुएं होती है। हम इसको वस्तुएं ना कहकर हम इसे क्या कह सकते हैं? सेवाएं, सर्विसेज कह सकते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर, ठीक है दोस्तों। तो आ गया होगा आपको यह वाला समझ में। दोस्तों अब हमारे सामने आता है बिल्कुल उससे हटकर। क्यों? क्योंकि हमने उपभोक्ता वस्तुओं में क्या सीखा? हमने उपभोक्ता वस्तुओं में सीखा कि मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर देती है। और हमने क्या सीखा? कि इसका जो उपयोग होता है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं होता। तो बिल्कुल दोस्तों ये वाला जो है बिल्कुल उससे उल्टा है। इसमें क्या होगा? पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु से आप दोस्तों क्या समझते हो? कैपिटल गुड्स से। पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है वह वस्तु जो आपकी पूंजी है। क्या है? पूंजी। वो वस्तु आपको आगे कमा कर देगी, उस वस्तु से आप पैसे अर्जित कर सकते हो, कमा सकते हो। तो पूंजीगत वस्तुएं वही वस्तु होती है। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में काम आता है। मान के चलो आपकी जो पूंजी है वो क्या? एक मशीन है। जो मशीन क्या करती है? चावल या गेहूं आटा पीसती हो, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? वो आपकी एक पूंजी होगी ना। वो कैसी वस्तु हो गई? एक पूंजीगत वस्तु हो गई। क्यों? क्योंकि पूंजीगत वस्तु हो गई वो एक ऐसा मशीन है जो आपको रोजगार दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको इनकम प्रदान कर रहा है। तो वो आपकी कैसी वस्तु हो गई? पूंजीगत वस्तु हो गई, पूंजीगत वस्तु। और इसमें क्या होता है? ये उत्पादन की प्रक्रिया में काम आता है। मान के चलो जो फसल होती है उसी फसल से क्या है? आटा का उत्पादन होता है। तो ये क्या कर रही है? ये अलग एक जो वस्तु है उसका उत्पादन कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजीगत वस्तु का जो प्रयोग वो अलग वस्तु का उत्पादन करने के लिए भी होता है, ठीक है दोस्तों। और ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती है। स्थिर परिसंपत्तियां का मतलब ये फिक्स्ड होती है उसके पास, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका यूज करता है। मान के चलो आपका आटा मतलब कि आपका आटा उत्पादन करने वाला एक मशीन है, ठीक है। तो आपने जो फैक्ट्री बिठा के रखी है वहां पे, तो आप क्या उस फैक्ट्री में उस मशीन को बार बार हटाओगे, लगाओगे? नहीं ना। वो परमानेंट आपके पास है, परमानेंट है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो आपकी स्थिर परिसंपत्तियां है। वो उत्पादक की, यानी जो पैदा कर रहा है, जो उत्पाद कर रहा है, उसका क्या है? स्थिर परिसंपत्तियां है।
इन वस्तुओं के प्रयोग में दोस्तों इनका मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके पैसे में कमी आना। मूल्य ह्रास हम अगले में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बताता हूं मूल्य ह्रास सिर्फ होता क्या है। मान के चलो आपके पास एक पेन है, ठीक है दोस्तों, 5 रुपए का पेन है, आपने उसको एक हफ्ते आपने उसको आधा खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, उसके मूल्य में कमी आ गई, ठीक है, तो उसका मूल्य ह्रास हो गया। यही होता है मूल्य ह्रास। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो इन वस्तुओं में मूल्य ह्रास होता है। जैसे प्लांट तथा मशीनरी, मान चलो आपने एक मशीन बिठाई है और मशीन बहुत पुरानी हो गई है, उसके नट बोल्ट घिस चुके हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, पहले की जितनी मूल्यवान थोड़ी ना है वो, उसके अंदर मूल्य ह्रास हो गया, यानी मूल्य की कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो पूंजीगत वस्तु से हमने क्या सीखा, पूंजीगत वस्तु से हमने ये सीखा कि इसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है। ये दूसरे वस्तुओं का क्या करती है, उत्पादन करती है, और उत्पादक का क्या होता है, उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती है। तो 3-4 पॉइंट थे पूंजीगत वस्तु के। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो, थोड़ी सी ये लंबी हो गई क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा डीप बता दिया गया, तो कोई बात नहीं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए पक्का, जल्दी से काले बटन को दबा के नीला कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। हाँ, आपको इस वाली वीडियो में कमेंट करना है पक्का, क्योंकि पहली वीडियो है, रिव्यू देखना बहुत जरूरी होता है कि हमने कैसे पढ़ाया है दोस्तों। तो पक्का कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, मतलब कैसी लगी आपको वीडियो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों धन्यवाद।